आपका अपने चैनल संकल्प सक्सेस में। आज हम इसमें आरआरबी ग्रुप डी 2026 का 1/12/2025 को पूछे गए प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट सेट के क्वेश्चन रहेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। एक बिंब को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब दूरी v कितनी होगी, यानी प्रतिबिंब की जो दूरी है वो v का मान हमें बताना है कि कितनी होगी। अगर हम बात करें इसमें बिंब फोकस दूरी की, तो जो फोकस दूरी का मान दे रखा है वो f बराबर -15 सेंटीमीटर दे रखा है, जबकि इसमें अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, यानी कि वस्तु की जो दूरी दे रखी है यानी कि u बराबर -30 सेंटीमीटर दे रखी है। इसलिए यहाँ पे दर्पण का जो सूत्र होगा वो होगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें इसका मान रखने पर तो 1/-15 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-30। अब हम जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 1/v इज इक्वल टू -1/15 प्लस 1/30। इसको सॉल्व करने पर 1/v इज इक्वल टू -2 प्लस 1/30। जैसे इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पे मान आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/30 -30, और v का मान आ जाएगा -30 मीटर प्रति सेकंड। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी -30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होगा। फार्मिक अम्ल सबसे पहले जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उसे हम IUPAC, जैसे IUPAC नाम जो होता है उसका फार्मिक अम्ल का, उसमें मेथेनोइक अम्ल कहा जाता है। यह मुख्य रूप से लाल चींटियों और मधुमक्खियों की डंक में पाया जाता है। इसका जो फार्मिक अम्ल है उसका जो सूत्र है वो है HCOOH, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कार्य के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन मनुष्यों में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जंतु ऊतकों को निरूपित करता है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। जो उपकला ऊतक होता है जिसको हम एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं वो रक्षात्मक आवरण बनाता है, जबकि जो कनेक्टिव टिश्यूज यानी कि संयोजी ऊतक होता है वो अंगों को जोड़ने, जैसे ब्लड एंड बोन्स जो होता है उसको संयोजित यानी कि जोड़ने का काम करता है। और तीसरा है पेशी ऊतक जिसको हम मस्कुलर बोलते हैं, ये गति प्रदान करता है, जबकि नर्वस टिश्यू जैसे कि तंत्रिका ऊतक ये संदेशों का आदान प्रदान करता है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नर जनन तंत्र में शुक्रवाहिका का मुख्य कार्य क्या है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शुक्रस्राव यानी शुक्राणुओं का परिवहन। जो पुरुष जनन तंत्र होता है उसमें जो शुक्रवाहिकाएं होती हैं यानी कि वॉस डिफरेंस होता है, एक पतली नली होती है। इसका मुख्य कार्य जो टेस्टिस होता है उससे बनी परिपक्व शुक्राणुओं को आगे यूरेथ्रा तक पहुंचाना होता है, यानी मूत्र मार्ग तक पहुंचाना होता है। इसलिए सही आंसर है ऑप्शन डी, शुक्रस्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या परिक्रमण करते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विविक्त कक्षाओं में। यानी कि नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर मनचाही कक्षाओं में नहीं घूम सकते हैं, वे केवल कुछ निश्चित और गैर विकिरण यानी कि नॉन रेडिएटिंग कक्षाओं में ही परिक्रमण करते हैं, जिन्हें हम विविक्त कक्षाएं यानी कि डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बोलते हैं या फिर ऊर्जा स्तर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कोशिका में लाइसोसोम की क्या भूमिका होती है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विजातीय पदार्थों का पाचन करना। लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचक एंजाइम्स होते हैं, ये कोशिका में आने वाली बाहरी कचरी, बैक्टीरिया, पुरानी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को पचाकर साफ करते हैं। ये कोशिका की आत्मघाती तैली यानी कि सुसाइड बैग भी कही जाती है। इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विजातीय पदार्थों का पाचन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक सामान्य परिस्थितियों में नीली गैर कजली लौ के साथ जलता है कि नॉन सूटी फ्लेम के साथ जलता है। इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए चारकोल, ऑप्शन बी मिट्टी का तेल, ऑप्शन सी डीजल, ऑप्शन डी है एथेनॉल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एथेनॉल। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एथेनॉल यानी कि C2
H5OH, ठीक है, यानी कि एथेनॉल जैसे स्वच्छ ईंधन हवा में पूरी तरीके से जलते हैं, जिससे नीली और बिना धुएं वाली लौ पैदा होती है, जबकि चारकोल जो होता है डीजल और मिट्टी का तेल अधूरे दहन के साथ पीली और धुएंधार लौ देता है, ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। लैंगिक जनन करने वाले जंतुओं में आनुवांशिक विविधता निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संतानों दोनों जनकों में जीन प्राप्त करती हैं। जो लैंगिक जनन होता है उसमें नर और मादा दोनों युग्मकों यानी कि गैमेट्स का संकलन होता है, जबकि आदि आनुवांशिक सामग्री जो होती है जैसे माता और आदि पिता से आती है, यह एक नए संयोजन बनाते हैं और जीनों में विविधता आती है, इसीलिए सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। धातुओं के वैद्युत अपघटनीय परिष्करण की प्रक्रिया के दौरान विद्युत अपघट्य से धारा प्रवाहित करने पर किससे अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में विलीन हो जाती है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन ए कैथोड के द्वारा, ऑप्शन बी एनोड और कैथोड दोनों के द्वारा, ऑप्शन सी है लवण सेतु यानी कि सॉल्ट ब्रिज के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी एनोड के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एनोड के द्वारा। इस प्रक्रिया में अशुद्ध धातु की मोटी छड़ एक एनोड यानी कि धनात्मक साइन वाला होता है ध्रुव बनाया जाता है, और शुद्ध धातु की पतली पट्टी पर कैथोड यानी कि ऋणात्मक ध्रुव बनाया जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड में शुद्ध धातु निकल कर विलयन में जाती है, और अशुद्धियाँ जो होती है वो नीचे एनोड पंख के रूप में यानी कि एनोड पर चिपक जाती है यानी कि बैठ जाती है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एनोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यदि लंबा जिसको हम टी से डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, जबकि छोटे को स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, पर प्रभावी है, और गोल बीज कैपिटल आर, जबकि छुरीदार जो बीज होते हैं उसको स्मॉल आर पर प्रभावी है, तो उस पौधे के जीनोटाइप्स की पहचान कीजिए जो छोटी ऊंचाई और गोल बीज दर्शाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्मॉल टी और कैपिटल आर, ठीक है। इसमें क्या होगा कि यह जैसे स्मॉल टी की बात करें, छोटी जो ऊंचाइयाँ होती हैं यानी कि स्मॉल टी, ये अप्रभावी लक्षण होते हैं जो केवल समयुग्मजीय अवस्था में ही दिखते हैं यानी कि स्मॉल टी, जबकि यहाँ पे जो कैपिटल आर है वो गोल बीज के बारे में बात किया गया है, ये एक प्रभावी लक्षण है जो कि कैपिटल आर या फिर, ठीक है, या फिर कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों में दिख सकता है। ये दिए गए विकल्पों के लिए केवल स्मॉल टी, कैपिटल आर और कैपिटल आर ही इन दोनों शर्तों को पूरा करते हैं, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 20 न्यूटन का एक नेट क्षैतिज बल 4 किलोग्राम की एक ब्लॉक पर जो प्रारंभ में 5 सेकंड का विरामावस्था में है तो कार्यरत है, तो ब्लॉक की अंतिम चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अंतिम चाल के बारे में पूछा गया है कि क्या होगा, ठीक। अगर हम इसके बारे में बात करें तो एफ का मान जो यहाँ पे दे रखा है वो 20 न्यूटन दे रखा है, जबकि जो द्रव्यमान है यानी कि एम बराबर 4 किलोग्राम दे रखा है, और समय दे रखा है 5 सेकेंड, और प्रारंभिक वेग है यू यानी यू बराबर 0 यानी कि विराम अवस्था में है। तो न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार, ठीक, इसमें पहले ए का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा, तो ए बराबर होता है एफ अपॉन एम। एफ का मान है यहाँ पे 20, जबकि एम का मान है 4, इसको इससे डिवाइड करने पर आ जाता है 4 पंचे 20 यानी कि 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब हम गति के प्रथम समीकरण में इसको अंतिम वेग में ज्ञात करेंगे, यानी कि इसमें v का मान हमें ज्ञात करना है, अंतिम चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे गति का प्रति समीकरण क्या है, v = u प्लस ए टी, ठीक, इसके मान रखने पर तो v बराबर u का मान 0 प्लस a का मान 5 t का मान 5 यानी कि इंटू 5, तो v बराबर आ जाएगा 25 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 25 मीटर प्रति सेकेंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 25 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। संभारिकों का कौन सा गुण धर्म सदैव भिन्न होता है? जो संभारिक होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स, ठीक। आइसोबार्स जो होते हैं वो अलग अलग तत्वों के वे परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, लेकिन उनका परमाणु क्रमांक हमेशा भिन्न भिन्न होता है। जैसे हम ऑर्गन के बारे में बात करें, ठीक है, एआर, इसमें जो परमाणु क्रमांक है वो 18 है, जबकि द्रव्यमान क्या है 40। और जैसे कि कैल्शियम सी, कैल्शियम में परमाणु क्रमांक 20, जबकि द्रव्यमान संख्या 40, यानी कि यहाँ पे जो द्रव्यमान संख्या है वो समान है, जबकि परमाणु क्रमांक यहाँ पे भिन्न भिन्न है। इसीलिए संभारिकों का जो गुणधर्म होता है सदैव ही भिन्न होता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, परमाणु क्रमांक ये सदैव ही भिन्न
होता है, इसीलिए इसे संभारित बोलते हैं, यानी कि आइसोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, इसमें बताना है कि सत्य नहीं है। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रिज्म में अपतित किरण और निर्गत किरण सदैव समांतर होती हैं। ठीक, यह कथन गलत है। कांच के स्लैब में अपतित और निर्गत किरण जो होती है वो समांतर होती है, लेकिन प्रिज्म की जो त्रिकोणीय आकृति होती है उसके कारण अपतित और निर्गत किरण के बीच एक कोण बनता है, जिसे हम विचलन कोण कहते हैं। इसलिए सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक समान गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। गति समय के साथ लगातार बदलती रहती है। यह कथन गलत है, क्योंकि एक समान गति की परिभाषा ही यही है कि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, जिसका अर्थ है कि उसका वेग है हमेशा स्थिर यानी कि अपरिवर्तित रहता है। इसलिए सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण इस बात की पुष्टि करता है कि कोई विलयन अम्लीय है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। मेथिल ऑरेंज लाल होता है। मेथिल ऑरेंज जो होता है उसमें नारंगी में जैसे नारंगी से बदलकर गुलाबी या फिर लाल रंग का हो जाता है, जबकि फिनोल्फ्थेलिन जो गुलाबी रंग होता है उसमें अम्ल में ये रंगहीन होते हैं, जबकि क्षार में क्या हो जाते हैं, ये गुलाबी हो जाते हैं। और लिटमस के बारे में बात करें, लिटमस को जैसे नीला लिटमस होता है, ठीक है, उसको वो लाल में कन्वर्ट कर देता है विलियन अम्लीय विलियन में मिलने पर। इसलिए सही आंसर है ऑप्शन सी। मेथिल ऑरेंज लाल हो जाता है, फिनोल्फ्थेलिन गुलाबी, जबकि लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन से प्लास्टिड वाले वर्णक पौधों को पीला, नारंगी या लाल रंग प्रदान करते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रोमोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो रंगहीन लवक इसे कहा जाता है। इसमें कैरोटीनाइड और जैथोफिल जैसे रंजक होते हैं, जो पौधों के हिस्सों जैसे कि टमाटर, गाजर और फूल को पीला रंग या फिर नारंगी या फिर लाल रंग देते हैं, जबकि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एक हरा रंग प्रदान करता है, जबकि ल्यूकोप्लास्ट क्या होगा, वो रंगहीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो चुंबक के बाहर यानी कि चुंबक के बाहर क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करती हैं, इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं बंद वक्र में बनती हैं। चुंबक के बाहर उनकी जो दिशा होती है वो नॉर्थ टू साउथ यानी कि उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ होती है, और चुंबक के अंदर यह दक्षिण ध्रुव से यानी कि साउथ टू नॉर्थ यानी कि ये अंदर से दक्षिण से उत्तर की ओर होते हैं, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन डी। चुंबक की बाहर क्षेत्र रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा वनों और जैव विविधता के संरक्षण का प्रमुख लक्षण है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विरासत में मिली जैव विविधता को संरक्षित करना, यानी कि वनों और जो वन्य जीव होते हैं उनके संरक्षण का मुख्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय लक्ष्य प्रकृति में मौजूद विभिन्न जीव जंतुओं और वनस्पतियों की अनुवांशिक विविधता और उनकी प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए किया गया है। ठीक, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विरासत से मिली जैव विविधता को संरक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसे कार्बनिक यौगिक नहीं माना जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3। यहाँ पे जो Na2CO3 है इसमें रासायनिक में धातुओं के कार्बोनेट जो कार्बोनेट बाई कार्बोनेट यानी कि साइनाइड और कार्बन के ऑक्साइड जो होते हैं यानी कि CO2 को कार्बन होने के बावजूद अकार्बनिक यानी कि इनऑर्गेनिक यौगिक माना जाता है। जैसे तीन विकल्प जैसे हाइड्रोकार्बन या उनके जो व्युत्पन्न होते हैं जो कार्बनिक हैं उसे डिनोट करते हैं, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, ये इस कार्बनिक यौगिक का मतलब नहीं माना जाता है, जबकि एसिटिक अम्ल, मीथेन और एथेनॉल ये कार्बनिक यौगिक माने जाते हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सी गैस उत्तरदायी है और जीवाश्म ईंधनों के दहन पर उत्पन्न होती है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड।
जो कोयला होता है वो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म जो ईंधन होते हैं उन लोगों को जलाने पर भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस निकलती है। यह गैस वातावरण में ऊष्मा को, ठीक है, यानी कि जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होते हैं उनको वो रोकती है, जिससे पृथ्वी पर जो तापमान होता है वो बढ़ता है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एक वस्तु को सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है और वह अधिकतम 20 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। यदि हम g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लें, ठीक, तो उस वस्तु को फेंके जाने से के समय उसकी प्रारंभिक चाल कितनी होगी। यहाँ पे प्रारंभिक चाल के बारे में पूछा गया है कि कितना होगा, ठीक। तो यहाँ पे जैसे ऊपर फेंकी गई वस्तु है उसकी अधिकतम ऊंचाई जो दे रखी है h बराबर दे रखा है यहाँ पे 20 मीटर, जबकि अंतिम वेग यानी कि v बराबर जो है यहाँ पे 0 है, क्योंकि शीर्ष पर वस्तु पल भर के लिए थोड़ी सी मतलब रुकी हुई है, लेकिन वहाँ से तुरंत वापस आई है। तो g बराबर यहाँ पे दे रखा है, पहले से मान दे रखा है -10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ये माइनस इसलिए है क्योंकि गति के विपरीत दिशा में है गुरुत्व, इसलिए यहाँ पे माइनस लिया गया है। अब हम इसको सूत्र में इसका मान रखेंगे। इसका सूत्र होगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक। v स्क्वायर यहाँ पे 0 है, 0, जबकि u स्क्वायर यहाँ का मान है निकालना है u स्क्वायर प्लस 2, g का मान है -10 और इंटू h का मान है 20। अब इसको हम जैसे सॉल्व करेंगे तो 0 बराबर आएगा u स्क्वायर -400। अब u स्क्वायर को हम बाहर निकाल लेंगे तो आ जाएगा 400, ठीक। अब u स्क्वायर बराबर 400 तो u बराबर आ जाएगा √400। तो जैसे स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20, ठीक। तो u का मान हमारा कितना आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक, जिससे इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 20 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एक ही पदार्थ के दो तारों की लंबाई समान है, लेकिन उनके जो अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 है, तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात कितना होगा। इसका सही आंसर क्या है। हम प्रतिरोध के सूत्र के बारे में बात करें तो प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर रो L/A। क्योंकि दोनों तार एक ही पदार्थ यानी कि रो जो है इसका वो समान है, जबकि इसके समान लंबाई जिसको हम L से डिनोट करते हैं, ठीक है, लंबाई के हैं, इसीलिए प्रतिरोध जो है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल उसको हम A से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इसको लंबाई से, और रो जो होता है वो एक पदार्थ है, जबकि ये R को प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। ये एक क्या होता है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इसीलिए R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A, जबकि R1/R2 इक्वल टू हो जाएगा A2/A1 के। तो दिए गए क्षेत्रफल को अगर हम अनुपात में डिनोट करते हैं तो A1:A2 बराबर आ जाएगा 1:4 के, इसीलिए R1/R2 बराबर 4/1, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 4:1, यानी कि ऑप्शन बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंग के आयाम को यानी कि तरंग के आयाम को सटीक रूप से परिभाषित करता है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कण का अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, ठीक। जब कोई तरंग किसी माध्यम से गुजरती है तो माध्यम के जो कण हैं अपनी मूल स्थिति, ठीक है, कि मूल स्थिति के दोनों ओर कंपन करते हैं। इस माध्य स्थिति से किसी भी एक तरफ कण द्वारा की गई अधिकतम दूरी या विस्थापन को ही उस तरंग का एम्पलीट्यूड कहते हैं, यानी कि आयाम कहा जाता है। इसलिए सही आंसर है ऑप्शन सी, कण का अपनी मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। एक मशीन 30 सेकेंड में W जूल कार्य करती है, तो मशीन की शक्ति यानी कि P वॉट निम्नलिखित में से किस संबंध द्वारा सही रूप से दी गई है। इसका सही आंसर क्या होगा। भौतिक में जो जैसे फिजिक्स है उसमें कार्य करने की जो समय होती है, ठीक है, उसकी कार्य करने की जो दर होती है, समय की दर को पावर कहते हैं, यानी कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक। और इसका जो P बराबर होता है W/T, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, P बराबर W/T। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। एक परमाणु में 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन हैं। उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कितनी है। यहाँ पे हमें द्रव्यमान संख्या बतानी है कि कितनी है, ठीक है। किसी भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या जिसको हम कैपिटल A से डिनोट करेंगे, उसके नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या को हम
p से डिनोट करेंगे और न्यूट्रॉनों की संख्या को हम n से डिनोट करते हैं। इन सभी का कुल का योग जो होता है यानी कि a यानी कि परमाणु के जो द्रव्यमान है, द्रव्यमानों की संख्या बराबर यहाँ पे टोटल वैल्यू को हम ऐड करेंगे यानी कि p प्लस n यानी कि 11 प्लस 12। ठीक, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 23। ठीक, जैसे ही इसको ऐड करते हैं तो जो यहाँ पे है ये तत्व सोडियम यानी कि जो 11 है वो सोडियम को दर्शा रहा है, जबकि जो यहाँ पे टोटल वैल्यू आई है 23 ये उसके द्रव्यमान को दर्शा रहा है। यानी कि सोडियम 11, परमाणु क्रमांक 11 सोडियम, इसका जो द्रव्यमान है वो 23 है। इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है द्रव्यमान की संख्या में नहीं जोड़ी जाती है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन 23 यानी कि डी। ये रहे 25 क्वेश्चन, चूँकि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।